कल हमने संगीत में सौंदर्योत्पत्ति हेतु मुख्य साधन, राग लक्षण, इसके विभिन्न अंगों के बारे में, क्या क्या राग के लक्षण होते हैं, इस बारे में चर्चा की और ये देखा कि किस तरह से ये राग की सौंदर्योत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। आज हम इसके अलावा कुछ और तत्वों की चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम कह सकते हैं वादी, संवादी, विवादी स्वरों का प्रयोग। हर राग में एक वादी स्वर होता है, संवादी स्वर होता है। अगर इसका उचित अनुपात में हम प्रयोग करें, अगर वादी स्वर किसी स्वर में ज़्यादा लगने वाला स्वर है, अगर उसका उस अनुपात में हम प्रयोग करें, उसके बाद संवादी स्वर जो उसके कम लगने वाला स्वर है, वादी स्वर से जो कम लगता है संवादी स्वर कहलाता है। तो वादी संवादी दोनों स्वरों का अगर हम उचित अनुपात के साथ प्रयोग करें तो ये भी राग के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त जो राग के विवादी स्वर होते हैं, कुशल कलाकार जब इनका भी प्रयोग करते हैं, जिनके बारे में राग में विवाद होता है जिन स्वरों के बारे में, लेकिन जो कुशल कलाकार होते हैं इसका बड़ी सुंदरता से प्रयोग करते हैं, तो ये भी राग सौंदर्य में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप राग छायानट है, इसमें कोमल नी का प्रयोग अगर कर लें तो ये विवादी स्वर है। बिहाग में हमेशा शुद्ध मध्यम यूज़ होता है, लेकिन बीच में इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग जो कभी कभी करते हैं वो काफ़ी कर्णप्रिय लगता है और सौंदर्योत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है। इस तरीके से विवादी स्वरों का प्रयोग भी हम इसके लिए करते हैं। इसके बाद जो अगला तत्व है वो है आविर्भाव, तिरोभाव। कई बार राग गाते समय जो कलाकार होते हैं उस राग के समकक्ष जो दूसरी राग होती है, कई बार उसकी छाया दिखाने लग जाते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं वो गायक वह राग तो नहीं गा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर उतनी कुशलता से वापस अपने मूल राग में लौट आना, ये प्रक्रिया आविर्भाव तिरोभाव कहलाती है। तिरोभाव मतलब उस राग को छुपा के दूसरी राग की छाया दिखाना, और आविर्भाव मतलब वापस उस राग का आविर्भाव हुआ, ऐसा कह सकते हैं हम, वापस उस राग को दिखाना, ये कहलाता है आविर्भाव। तो ये जो दोनों प्रक्रिया होती है ये भी राग की सौंदर्य सृष्टि में सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद आता है स्वर और सौंदर्य। स्वरों के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन से ग्रह, अंश, स्वर, आदि, समाधि, न्यास, अपन्यास। ये तो मुख्यतः स्वरों के प्रयोग के हिसाब से होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे कर्ण स्वर, ये जो कर्ण स्वर होता है ये भी राग का सौंदर्य बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। जैसे हम मुल्तानी गा रहे हैं तो नी सा ग जब लेंगे तो ग पे माँ का कर्ण जो लेंगे, इससे राग की सौंदर्य बढ़ता है। और कई बार तो ये कर्ण अनिवार्य भी हो जाते हैं ताकि राग स्पष्ट रूप से एकदम से प्रकट हो जाए। तो कर्ण स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। मियाँ मल्हार में हम गा ले रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, तो मध्यम के कर्ण के सहारे ले रहे हैं। ऐसे कई राग हैं जिनमें कणों का प्रयोग सुंदरता से किया जाता है और राग के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके बाद एक होता है उत्कंठा स्थल। उत्कंठा मतलब क्यूरियोसिटी। कई बार ऐसा होता है, आपने गौर किया होगा, जब कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं तो सा प इसमें तो अपना ठहराव देते ही हैं, और मान लीजिए किसी राग में निषाद महत्वपूर्ण स्वर है और वह कलाकार मध्य सप्तक के निषाद तक जा रहा है, वहाँ पे निषाद पे ठहर रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि अब नी के बाद तो बस अब सा लगने ही वाला है, लेकिन उसी समय वह वापस सा ना लगा के फिर से नी धा पा पे लौट आए
यह कहलाती है उत्कंठा। आपको उत्कंठा हुई कि अब सा लगने वाला है, लेकिन वो सा ना लग के वापस कलाकार उसे लौटा देता है, तो यहाँ उत्कंठा हुई। और अगर उसने निषाद के बाद में षड्ज लगा दिया तो हुआ उत्कंठा का विसर्जन। तो ये जो दोनों प्रक्रिया जो है, उत्कंठा और उत्कंठा का विसर्जन, इसका प्रयोग संगीत कलाकार बखूबी करते हैं और ये संगीत सौंदर्य उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। कई बार विषम लय का प्रयोग भी कर देते हैं गाने बजाने के बीच में, आड़ी लय गा देंगे बीच में, तो इस तरीके से भी उत्कंठा पैदा हो जाती है और वापस अपनी लय में आ जाते हैं, उससे विसर्जन पैदा हो जाता है। तो लय से भी उत्कंठा का उत्पन्न होना, विसर्जन करके सौंदर्य उत्पत्ति की जाती है। एक होता है अलग तरह से तिहाइयों से सम पे पहुंचना। गायन चल रहा है, कलाकार ने मुखड़ा पकड़ लिया, श्रोता समझेगा कि अरे ये तो बेताला हुआ, क्योंकि पता है मुखड़ा के बाद में सम नहीं आएगा। लेकिन वह उसी समय कलाकार कुशलता से तिहाइयों के प्रकार लगा लगा के वापस अपने सम पे आ जाता है। तो एक जो वाह निकलती है, ये भी सौंदर्य उत्पत्ति होती है। उत्कंठा हुई कि भैया ये तो अब नहीं आएगा सम पे, लेकिन कलाकार ने तिहाई लगा के उसको समला दिया, तो वही उत्कंठा उत्पन्न और विसर्जन, यहाँ भी ये बात आई और सौंदर्य उत्पत्ति हुई। कई कलाकार जो मुखड़े होते हैं गीत का, उसको कई तरह से गा लेते हैं, वेरिएशन में गा लेते हैं। बंदिश की जो पहली लाइन होती है उसको अलग अलग तरीके से गाते हैं। मुख्य धारा तो चलती रहती है, लेकिन साथ में उसको अलग तरीके से कई बार गा देते हैं वेरिएशन देने के लिए। उससे भी राग का सौंदर्य उत्पन्न होता है और एक उसमें भी उत्कंठा जागृत हो जाती है कि अब इस बार कौन से नए तरीके से वो गाने वाले हैं। फिर जब सुना देते हैं तो उसका विसर्जन हो जाता है। तो उत्कंठा जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है संगीत में सौंदर्योत्पत्ति करने के लिए। एक तत्व है गतिशीलता एवं सौंदर्य। कुछ विचारक जो हैं वो संगीतज्ञ संगीत में सौंदर्य गतिशीलता से मानते हैं। कोई भी राग पूर्ण आकार अथवा रूप में सुनाई नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, इसकी भी अपनी गति होती है और उस गति के साथ में संगीत एकाकार होता है, राग एकाकार होती है और सौंदर्य का उत्पन्न होता है। आलाप लेते हैं बीच में, फिर मुखड़ा लेते हैं, फिर सब में वो लीन हो जाता है। तो पूरे गायन में एक गतिशीलता जो होती है वो आवश्यक होती है और इससे ही सौंदर्य उत्पत्ति भी होती है। अतः हमने दोनों दिनों के व्याख्यान से ये विश्लेषण हमने पाया कि संगीत में राग के नियमों का, राग के शास्त्रों का ध्यान रखते हुए गायक वादक अपनी कुशलता के साथ रागों के 10 लक्षणों का पालन करते हुए, स्वरों का उचित प्रयोग करते हुए, जो हमने ऊपर जो बताए हैं, जो तत्व बताए हैं जिससे सौंदर्य उत्पन्न हो सकता है, उसका उचित प्रयोग करते हुए किसी भी गीत में, रचना में संगीत के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न कर देता है। ठुमरी, दादरा इत्यादि गीतों में भी इन सौंदर्य तत्वों का समावेश रहता है। किसी में कुछ अलग तरह से, किसी में कुछ अलग तरह से, लेकिन सौंदर्य तत्व जो ऊपर बताए गए ये अवश्य रूप से होते हैं। कहाँ कब कौन सी हरकत उस राग में, उस प्रस्तुतिकरण में सौंदर्य भर दे,
यह सुनकर ही महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक कलाकार अपनी योग्यता, कुशलता और कल्पना शक्ति के माध्यम से संगीत में सौंदर्य पैदा करता है, और यही कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है इन इंडियन म्यूज़िक या संगीत में सौंदर्य पत्ती।